आगे जो बोलते हैं ना, तूफान से पहले का सन्नाटा है ये। जब वो आएंगे तो बैक करके आएंगे और वो तूफान लाएंगे, तो देखिएगा राजनीतिक क्षेत्र में हलचल होगी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। 2 राज्यों का जो कि चुनाव हो चुका है और अभी 2 राज्यों का चुनाव जो कि होना बाकी है, लेकिन इस पर राजनीतिक काफ़ी तेज़ी से जो कि चहल कदमी जो कि कर रही है। दोस्तों, इसी बीच देश में एक बहुत बड़ा जो कि शोक संदेश निकल कर के सामने आया, जिसके अंतिम संस्कार में माननीय नरेंद्र मोदी जी शिरकत नहीं किए और उस व्यक्ति के शादी समारोह में जो कि शिरकत करते हैं जो देश को खोखला करते जा रहा है। विपक्ष बार बार उस पर आरोप लगा रहा है। दोस्तों, अंबानी जी की शादी में माननीय नरेंद्र मोदी जी अंबानी परिवार के शादी में जाते हैं और इधर भारत के अंदर सर्वस्व जी की गंवाने वाला कंपनी रतन टाटा जी का जो कि निधन होता है, तो उनमें जो कि वो शिरकत नहीं करते हैं। इस विषय पर हमारे साथ विश्लेषक रंजीत राजा जी से जो कि बात करना चाहूँगा। इस पर जो कि उनकी क्या राय है, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सबसे पहले तो एमबीटी न्यूज़ सी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जिस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी को रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल जाना चाहिए था सर। अगर आप किसी बिजनेसमैन के घर उनकी शादी पे इनविटेशन पे चले जाते हैं, तो इन्होंने तो अपना लगभग पूरी ज़िंदगी जो है वो इस देश को अपना दान देने में, इस देश की भलाई के बारे में, पर जितना हो सका उन्होंने इस देश को, अपने लोगों को, अपने भारत के निवासियों को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। तो उस नाते तो आपको ज़रूर जाना चाहिए था। लेकिन यह सब चीज़ ताक पर रख करके और जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उसमें जो कि शिरकत नहीं किए और विपक्ष आरोप लगाता है कि अंबानी जी कि देश को जो कि खोखला कर रहे हैं। एक्चुअली जो कि कई मामला जो कि सामने आ चुका है। पहले जो कि सिम फ्री में देना, फिर जो कि रिचार्ज महंगा करना, यह सब चीज़ें जो कि है। लेकिन अभी जो कि मुझे बात करना है कि 2 राज्यों में जो कि चुनाव जो कि हो गया और 2 राज्यों में चुनाव जो कि होना जो कि बाकी है, तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक सिटिंग प्लान है या इसमें जो कि चुनाव आयोग का कोई हस्तक्षेप है, जिसको लेकर के एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है और दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है? क्या इसको आपसी तालमेल कहा जा सकता है या फिर ये कि कांग्रेस निष्पक्ष ये कि विपक्ष के तौर पर ये कि काम कर रही है? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है ईवीएम का। अगर कांग्रेस कहती है कि मैं अगर यहाँ पे हार रहा हूँ, और एग्जिट पोल भी दिखा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है वहाँ से, और उसके बाद भी जो चुनाव के नतीजे आते हैं उसमें दिखाया जाता है कि भाई कांग्रेस की हार हुई है, तो जाहिर सी बात है इस पे सवाल उठाना तो बनता है। बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है, पर ईवीएम शुरू से ही मामले में रहा है। इस इलेक्शन के मामले में उस पर उंगलियां उठती आ रही हैं। तो अगर कोई भी पार्टी अगर ये कह रही है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो हैक किया जा सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। तो अगर कोई भी पार्टी कह रही है कि भाई ईवीएम की वजह से मैं हार रहा हूँ, तो आपको ज़रूर ईवीएम हटाना चाहिए। मैं चुनाव कमीशन से यही दरखास्त करूँगा। लेकिन सबसे जो कि बड़ी जो कि विषय बन जाती है कि चुनाव आयोग को आप नोटिस करते हैं, आप चुनाव आयोग को जो कि खत लिखते हैं। जयराम नरेश जी के जो कि रमेश जी की तरफ से जो कि लिखा गया, कांग्रेस के बड़े जो कि नेता हैं, और लेकिन वह चुनाव आयोग जो कि मल्लिका अर्जुन खड़गे से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जो कि कहता है कि आप मुझे सबूत दीजिए कि हाँ इस पर जो कि ईवीएम में धांधली हुई है। एक्चुअली ईवीएम कांग्रेस लेकर के आई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई। तो इस पर जो कि सबूत उनके पास जो कि मिल ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई सबूत है कि जिससे जो कि चुनाव आयोग को दिखा सके? देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम को, और बीजेपी आज उसी ईवीएम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कांग्रेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लेकर आए थे वो हमेशा ही सही हो। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं,
ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फेर बदलाव नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। तो अगर कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय ये बातें कहा जा रहा है कि कांग्रेस उस समय लेकर आई थी, तो कांग्रेस का ही लाया हुआ है, तो फिर उस पर क्यों सवाल उठा रहा है? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस पर फेरबदल भी किया जा सकता हो, उसमें कुछ संशोधन किया गया हो। तो अगर वो जो लेकर आई है ईवीएम को, अगर वो कहती है सरकार कि अगर मैं उस पर थोड़ा सा उसके ऊपर इंक्वायरी चाहता हूँ, तो ये करना चाहिए। अगर जाहिर सी बात है कि अगर उसमें फेरबदल हो सकता है सर। आपने बहुत जे की बड़ी जे की बात कही। आप जे कि देश के लोगों का जे कि दिल की तसल्ली जे कि नहीं दी, हमारे भी मन को तसल्ली जे कि हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस विषय को लेकर जे कि गंभीरता से जे कि सोच रहा था कि आखिर जी क्या कांग्रेस लेकर के आई थी। बार बार आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कहती है कि कांग्रेस ईवीएम लेकर आई, कांग्रेस ईवीएम लेकर आई। हमारा भी यही सोच था कि जब ईवीएम आया था कांग्रेस लेकर आई, तो कांग्रेस विरोध नहीं करती है और ये कि सभी लोग विरोध करते हैं। कांग्रेस वाकई में लेके आई थी, लेकिन उस डिवाइस में चेंजिंग हो सकता है, इसमें ये कि बिल्कुल ये कि चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले भी मोबाइल बहुत अलग था और आज अलग है, लेकिन डिवाइस मोबाइल ही है। सही बात है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो ना, जिसको हम लेके आते हैं मार्केट से, तो ऐसा नहीं है कि उसमें फेरबदल नहीं होता है। उसमें जाहिर सी बात है कि हम अपने हिसाब से भी बहुत सारा चीज़ अपडेट कर सकते हैं, और ये होता रहा है। तो अगर किसी भी पार्टी को इस बारे में बोलना कि वही लाए थे और वही उंगली उठा रहे हैं, तो सर उस समय जब लाए थे उस समय ये प्रॉब्लम नहीं होता था। उस जगह हर जगह कांग्रेस नहीं जीतती थी, लेकिन इस बार हर चुनाव में अगर बीजेपी एक तरफा जीत रही हो तो उस पर सवाल होना तो बनता है। किसी ने ये कि इस पर राहुल गांधी से लेकर के अनेकों लोगों ने शंका जताया, लेकिन स्पष्ट ये कि नहीं किया। लेकिन एक ऐसा ये कि नेता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट संसद में जो कि खड़े होकर ये कि बोले थे कि मैं 80 सीटें अगर जीत जाऊं फिर भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो सबूत तो बनता है, सबूत देना चाहिए। लेकिन यह चलिए एक अलग विषय बन जाती है। अभी ये कि मुझे ये कि बात करना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का नकल कर रहा है या स्वयं कोई रास्ता ये कि बनाता है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कुछ चीज़ें जो पहले की पार्टियां जो सरकार में थी उन्होंने अपना स्टार्ट किया था, उसके बाद सरकारें बदल गई, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उस चीज़ का क्रेडिट ले लेती है बीजेपी। कुछ चीज़ें नहीं कर रही है, लेकिन वो भी जनता को रास नहीं आता, क्योंकि वो जनता के भलाई के लिए नहीं होता है। तो पहले जितने भी लोगों ने किया था, जो भी पार्टियां थी सरकार में, उन्होंने जो किया है काम, उसी का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी आगे थोड़ा सा काम बढ़ा देती है और उसका क्रेडिट ले लेती है कि ये मेरे वजह से हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में आज सुबह की ये की बात है, 4 जिला में बिहार के 4 जिलों में तेजस्वी यादव का जो कि रैली होना है। उसमें रैली में क्या है कि समाज को जोड़ना है, और फिर उसी फार्मूले को वहाँ पर एक नेता है, उनका नाम जो कि याद नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कि नेता हैं, बहुत बढ़िया के नेता हैं, वो भी जो है कि उसी चीज़ को जो कि दोबारा जो कि करने जा रहे हैं। जिस दिन जो कि तेजस्वी का जो कि रैली निकल रही है, जोड़ जो कि संगठन जो कि मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही हिंदू जोड़ने का जो कि प्रयास जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम का खेल जो है कि भारतीय जनता पार्टी नकल करती है या जो कि स्वयं जो कि अपना जो कि रास्ता बनाती है। नहीं सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदू मुस्लिम विरोधी रही है, मुस्लिम से थोड़ा सा हटके रहती है। देखिए, जातिवाद से नहीं, लेकिन हिंदुत्व को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देश सिर्फ हिंदू के वजह से नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं ने भी अपना योगदान दिया है, मुस्लिमों ने भी दिया है। तो अगर सबको लेकर चला जाए तो ये अच्छा चीज़ है। और राजनीति के क्षेत्र में तो सर धार्मिक चीज़ लेकर आना ही नहीं चाहिए कभी भी। ये संविधान कहता है कि आप राजनीति के क्षेत्र में धर्म के नाम पर आप चंदा और अधर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हो। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ही हाल ही में जे कि कह चुका है, जे कि बालाजी प्रसाद के मामले में, कि आप जे कि धर्म को राजनीति से दूर रखें। लेकिन आपको लगता है कि जो पार्टियां जे कि हार चुकी है, जे कि हरियाणा में, उसमें जे कि कांग्रेस भी रही है और जे कि आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी रहे हैं, और इधर जे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी रही हैं, इन सभी लोगों को जे कि कांग्रेस का साथ दे करके ईवीएम का जांच करवाना चाहिए या फिर जे कि अलग अलग जे कि लड़ते रहना चाहिए?
नहीं सर, देखिए एक दूसरे के साथ होकर सबसे पहले तो ईवीएम की जांच करवाइए। अब जाहिर सी बात है कि अगर हर जगह एक ही सत्ता आ रही है, एक ही राज आ रहा है, तो इसके बारे में एकजुट होकर कम से कम ईवीएम की जांच करवाइए। आपस की लड़ाई सही है, आपस की लड़ाई लड़नी है तो बैलेट पेपर से लड़िए, दूसरे से भी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति लड़ाई का ही क्षेत्र है और लड़ना चाहिए। लेकिन ईवीएम की जांच अगर सारी पार्टियां कह रही है कि सर ईवीएम में गलती है, तो ईवीएम की जांच एकजुट होकर करवाना चाहिए ही चाहिए। और सबसे जे कि बड़ी जे कि मुद्दा देश में चल रहा है यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जे कि एक व्यवस्था जे कि जारी किया था, वर्गीकरण SC ST आरक्षण को वर्गीकरण का जे कि जिम्मा दे चुका था राज्य सरकार को। उस पर तमाम जे कि एडवोकेट और तमाम जे कि पार्टियां जे कि याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जे कि खारिज कर दिया है। आज 4 से 5 दिन पहले की मैं जे कि बातें बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले सभी याचिका को खारिज कर दिया और ये बोल दिया कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ सर कि जब देश में कोई झगड़ा होता है तो लोग जे कि थाने पे जाते हैं, चौकी पे जाते हैं, उसके बाद से कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से नहीं होता हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजा जे कि खटखटाते हैं लोग। और जब सुप्रीम कोर्ट भी जे पलड़ा झाड़ ले अपना, तो फिर जे कि इंसान के पास कौन सा रास्ता बच जाएगा सर? देखिए SC ST एक्ट के अंदर जो संशोधन होने के लिए जो राज्य सरकार को दिया गया था, उसके लिए PIL फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे वकीलों ने PIL फाइल किया था, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने भी किया था। तो जो PIL खारिज हुई है उसके बदौलत ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास गुहार लगा सकती है जनता, अगर वो उनका फैसला नहीं कर सकता तो फिर एक ही रास्ता बचता है, या तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसके बारे में सोचे, फिर से उस पर ध्यान दे, और नहीं तो पार्टियां ये हो सकता है कि रास्ते पे उतरेंगी, रास्ते पे लोग उतरेंगे अपने हक के लिए, तो फिर यही होगा कि कानून पे किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा, कोर्ट पे किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा। तो इस मामले में मैं बस इतना ही कहूँगा कि दोबारा सोचने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को, और इस मामले को बहुत गंभीरता से देखी जाए। अगर लोग जग गए, लोगों का हक नहीं मिला, तो वो हो सकता है रोड पर उतर आए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर जे कि पुनर्विचार जे कि करना चाहिए, क्योंकि SC ST एक ऐसा जो है कि तबका है जो आज भी उसी जगह पर जे कि मैंने इस यह वीडियो जे कि बनाने का हमारा जे कि एक ही मकसद है कि इसमें सभी लोग समझ पाएँ कि SC ST अभी भी उस उत्थान पर नहीं पहुंच पाई है, उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है जिसके लिए आरक्षण का सुविधा जे कि बनाया गया था। अब इसमें जे कि बात है कि अभी नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि को लेकर के मामला जे कि जगह जगह पर दंगा फसाद जे कि किया जा रहा है, हो रहा है। अक्सर इसमें जे कि वही लोग जे कि पकड़े जा रहे हैं जो नवरात्रि का प्रतिमा रखे हैं, माँ दुर्गे का प्रतिमा रखे हैं, और नाम जे कि ऐसे लोगों का आ रहा है जैसे छोटे जे कि बिरादरी जे कि हो गए और मुस्लिम समाज हो गया। तो ऐसा जे कि अभी होना चाहिए, इस पर जे कि अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये पूजा का क्षेत्र जो भावनाओं का क्षेत्र है, ये अगर भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, और बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो मूर्त का स्थापना कर रखे हैं, और जो भी दुर्गा माँ की स्थापना जहाँ पर हुई है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्थापना किए हैं वो दिल में ही उनका दुर्गा माँ के प्रति जो सम्मान है वो है। सर, ये एक अलग ही इंटरटेनमेंट का रास्ता बना पड़ा हुआ है। आप जाके देखिए, मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में देखता हूँ जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है, वहाँ पर 1-2 गाने बस भक्ति के बज जाएंगे, उसके बाद क्या बजते हैं वो और हम और आप जानते ही हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मूर्त रख रहा है वो बहुत अच्छा आदमी है या बहुत ज़्यादा उसके दिल में भगवान के प्रति, माता के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। जाहिर सी बात है कि करना चाहिए, पूजा पाठ करो, बट उसका विधि विधान सब कुछ समझ के करना चाहिए। और जो ये दंगा फसाद की हो रही है ना सर, तो इसको अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये वही करवाते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं, और बाकी दूसरे को दिखा दिया जाता है कि दूसरे के वजह से होता है। तो दूसरे पार्टियों को, दूसरे लोगों को, छोटे समुदाय को अगर उस चीज़ में घसीटना, ये मेरे नहीं लगता कि ये सही है। आप उसकी सही से जांच कीजिए और देखिए कि उसमें कौन सा निकल के आता है। अधिकतर वही लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में, उस समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। बताया जाता है कि हरियाणा चुनाव में जे कि चंद्रशेखर आज़ाद को जे कि 0 सीट मिली, इसके पीछे जे कि EVM का भी लागू किया गया मैटर, मामला जे कि बताया गया,
चंद्रशेखर आज़ाद को अब किसी पार्टी के साथ जे कि गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, या झारखंड और जे कि महाराष्ट्र में जे कि गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, या अकेले लड़ना चाहिए? देखिए सर, वो इंसान ऐसे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे हैं कि वो अकेले ही बहुत बड़ा आदमी इंसान है। वो ऐसा नहीं है कि हार गए हैं तो एक कदम पीछे लिए हैं, जब उनका दौरा पड़ेगा तो वो आगे जो बोलते हैं ना, तूफान से पहले का सन्नाटा है ये। जब वो आएंगे तो बैक करके आएंगे और वो तूफान लाएंगे, तो देखिएगा राजनीतिक क्षेत्र में हलचल होगी ही होगी। और रही बात कि किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कभी भी ये नहीं कहें कि मैं किसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। अगर कोई पार्टियाँ इंटरेस्टेड होगी, कोई पार्टियों को लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनसे जुड़ के वहाँ पर सरकार बना सकते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एकदम राज़ी होंगे गठबंधन करके सरकार बनाने का। नहीं तो वो अकेला भी बहुत काफ़ी है। आपको भी लगता है कि गलत आदमी के साथ ये कि गठबंधन हो गया था? मुझे तो ऐसी जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला व्यक्ति जे कि जस्ट जे कि अलग होता है और इधर तुरंत जे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जे कि गठबंधन हो जाती है। तो आपको भी लगता है कि गलत आदमी के साथ गठबंधन हुआ था सर? हाँ सर, गलत आदमी के साथ गठबंधन तो हुआ ही था। इसमें पहचानने में थोड़ी सी गलती हुई है, जिसके वजह से कुछ नतीजे आ रहे हैं सामने। और ये कि क्या कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीका से जे कि चुनाव लड़ रही है, यह जे कि सही तरीका है या गलत तरीका है सर? सर, अभी तरीका इनका सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन अब पुराने लोगों को, पुरानी नीतियों को, पुराने सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस पार्टी के अंदर, बीएसपी पार्टी के अंदर आप नए चेहरों को लाइए, नए जोश को लाइए, युवाओं को खड़ा कीजिए, युवाओं को टिकट दीजिए और देखिए इस पार्टी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, और ये पार्टी फिर से अपना वही पुराना रंग जरूर वापस लेकर आएगी। जबकि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद सुप्रीमो और बीएसपी के जे कि सुप्रीमो मायावती जी, दोनों व्यक्तियों का जे कि एक ही महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। तो दोनों व्यक्तियों का एक विचारधारा जो कि नहीं हो सकती है। आकाश आनंद जी लगातार जी के कटाक्ष कर रहे हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं कि यह जो कि मेरे भाई बहन हैं, इन्हें सम्मान देना चाहिए। तो चंद्रशेखर जी के ऊपर जो कि कटाक्ष करना जो कि सही है आकाश आनंद का, या गलत है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कटाक्ष करना ये कहीं सही नहीं है। मान लीजिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जो हमारे भी आइडल हैं और उनके भी आइडल है, तो उस नाते कभी भी कम से कम कटाक्ष नहीं करना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति में आप एक दूसरे को कमियां दिखा सकते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आप राजनीति में ये काम नहीं किए हैं, लेकिन किसी के ऊपर गलत कटाक्ष करना ये गलत है। जहाँ तक ये भी मैं जानता हूँ कि वो भी इस पार्टी से पहले जुड़ने की कोशिश किए हैं, हमेशा से इस पार्टी को सपोर्ट किए थे वो, और दलितों के लिए तो हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि उनका और बहन जी का ये जो गठबंधन सही से होता और सही से मिलकर अपना एक दूसरे का अगर मिलकर दिमाग चला होता, तो आज बीएसपी पार्टी कहीं और होती। आज़ाद समाज पार्टी की गठन ही नहीं किए होते वो चंद्रशेखर आज़ाद, और बीएसपी को एक अलग लेवल पे लेके गए होते। मेरा आपसे ये कि एक ऐसा सवाल है कि भारत रत्न का जो उपाधि है, यह जो कि मरणों उपरांत भी दिया जाता है और जीवित व्यक्ति को भी दी जाती है, तो क्या इसमें जो कि अभी तो पहल ये कि जारी नहीं हुआ है, इस पर ये कि विचार लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन रतन टाटा जी को भारत रत्न देना जो कि सही रहेगा या गलत रहेगा सर? देखिए सर, भारत रत्न भारत का एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत महान लोगों को दिया जाता है, और रतन टाटा जी को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत के लिए, रतन टाटा जी के लिए और इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है। आप जानते होंगे 1991 में जब टाटा चेयरमैन बने थे, टाटा स्टील कंपनी के, टाटा कंपनी के वो जब चेयरमैन बने थे, उस समय से लेकर और आज 2024 तक उन्होंने हमेशा से इस देश को आगे बढ़ाने की बात की है, इस देश को हमेशा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली हो या कुछ भी जो इस देश को लेकर आगे बढ़ने में मदद करता हो। एयर इंडिया का आप जानते ही हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया था, एयर इंडिया से फिर छीन लिया गया उनसे, सरकार ने ले लिया था वापस, फिर से वो टाटा स्टील कंपनी को दे दिए, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मिला।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा से उन्होंने इस देश की भलाई के लिए, गरीब लोगों के लिए सोचा है। और उनके बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें करोड़ों रुपए उनका दान जाता है, उनका पूरा ज़िंदगी दान में ही निकल गया। और आज जब 2024 में उनका मृत्यु हुआ है और उस क्षेत्र में मुझे ये सुनने को मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके अंतिम यात्रा में नहीं सम्मिलित होते हैं, तो बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों से। यानी कि उनको जो कि भारत रत्न देना जो कि सही है कि सही है, उनको देना चाहिए। उनको जो कि देना चाहिए। लेकिन अभी जो कि सरकार जो कि वैसा जो कि करे या ना करे, लेकिन हमारे तरफ से भी जो कि यही मांग रहेगी और आपके तरफ से तो मांग जो कि मैंने सुन ही लिया। तो मैं आपसे जो कि फिर जो कि किसी और विषय पर जो कि बात करने का जो कि प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद सर। जो वीडियो को प्यार आप लोग दे रहे हैं, पहले भी वीडियोस को हमारा प्यार दिए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने कुछ बातें सही कही है, कुछ बातों पे जो भी आपको लगता है टिप्पणी करना चाहिए उस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी के लिए